मैं आपको टॉर्क पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? टॉर्क पढ़ा रहा था। मैं टॉर्क में आपको बोला था बेसिकली अपन ने सिंपल सिंपल जो बातें करी थी उसमें नॉर्मल अपन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम कर रहे थे। कौन से कर रहे थे? याद है कि भूल गए हो? मैंने आपको एक आध सवाल कराया था, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम कराया था ना। अभी स्ट्रिंग वाला थोड़ी कराया था। नहीं, आ जाइए देखिए। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, इधर देखिए, मान लीजिए मैं एक सवाल आपको देख, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपकी एक रॉड है, मान लीजिए 10 किलो की है। कितने की है? 10 किलो। और 10 किलो है और यूनिफॉर्म है बिल्कुल, और ऐसे दो स्ट्रिंग से बंधी हुई है, ऐसे दो स्ट्रिंग से बंधी हुई है। मान लेते हैं इसकी लेंथ 10 मीटर है, जो आप इच्छा मान सकते हो, क्या 10 मीटर मान लेते हैं ना। ऐसे मान वाली नहीं चलेगी यहाँ पे। 10 kg 10 मीटर कोई बुराई वाली बात? अरे हाँ ना बोल। बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए मेरे को बोला जाए कि ये जो रॉड है इसकी वजह से यहाँ पे टेंशन आया T1 और यहाँ से आया T2। क्या T1 T2 पता होना? हमें एक बात बिल्कुल सिंपल से समझ में आती है कि अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो ट्रांसलेशन रोटेशन की दोनों, यार बेकार रिस्पॉन्स। अगर इक्विलिब्रियम है तो ट्रांसलेशन रोटेशन की दोनों। तो हमने बोला कि भाई साहब इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे क्या जो अपना वेट लगता है क्या वो सेंटर ऑफ मास पे लगता है? क्या रॉड अगर यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे होगा, जिसे अपन 100 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 100। 10 kg का मतलब 10 × g 10 × 10 100 कोई बुराई वाली बात? एक इक्वेशन हम सिंपली लिखेंगे T1 + T2 = 100। T1 + T2 = 100। अच्छा, वैसे तुझे इसका आंसर पता है, पर मैं बेसिक से आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? पर इक्वेशन कितनी है? ए। क्या हॉरिजॉन्टल में कोई इक्वेशन बन सकती है? क्या हॉरिजॉन्टल में कोई इक्वेशन बन सकती है? हॉरिजॉन्टल में कोई इक्वेशन बनना पॉसिबल है कि नहीं? तो ऐसे इक्वेशन ये इक्वेशन बन गई, ठीक भाई साहब। नहीं बनी हॉरिजॉन्टल में, सिर्फ वर्टिकल में बनी। तो एक इक्वेशन बनेगी रोटेशन की। किसी बनेगी? टॉर्क की। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। कौन से पॉइंट के अबाउट? किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए? क्या दुनिया के हर पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए? तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, उसके अबाउट 0 प्रूव कर लेंगे तो क्या बाकी सबके अबाउट अपने आप हो जाए? लास्ट में बात करी थी। अब मान लीजिए आप कोई भी एक पॉइंट ले, जैसे मान लीजिए जनरली ऐसे नहीं सर ये रॉड है, मैं तो इस पिलर पे पॉइंट लूंगा। अब करो जनरली पॉइंट ऐसा लेना चाहिए जिससे सवाल आसान हो जाए, है कि नहीं? अब सोच, ऐसा पॉइंट मान लीजिए कोई भी ले सकते हो, ऐसा ले लो जिससे जनरली एक हाथ का टॉर्क 0 हो जाए। जैसे मान लो इसके अबाउट लो, तो T2 का टॉर्क 10 का 100 का टॉर्क 0। बहुत बढ़िया। 100 का टॉर्क, ये 100 टॉर्क किधर? बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। क्या 5 × 100? 5 × बाहर अंदर, बाहर अंदर 500 बाहर। अच्छा T1 का टॉर्क? T1 का टॉर्क अंदर बाहर। अच्छा कितना? क्या T1 × 10? T1 × एंगल 90 डिग्री, कोई शक वाली बात? अरे नहीं आया, आया नहीं आया? अरे सोच लो। ओ तो भाई साहब, अच्छा अगर नेट टॉर्क 0 होना है तो अंदर वाला टॉर्क बराबर, अंदर वाला टॉर्क बराबर, तो आपने लिखा कितना? T1 × 10, यानी कि 0 ने 0 को मार दिया। क्या T1 की वैल्यू 50 न्यूटन? T1 की वैल्यू 50 न्यूटन, तो T2 की वैल्यू 50 न्यूटन। मैं जानता हूं तू बोलेगा सर मैं तो सिमेट्री से ही बोल सकता था, मान रहा हूं एग्रीएबल पॉइंट है इस पर्टिकुलर सवाल में, पर अगर थोड़े बहुत मासेस को इधर चेंज कर दें तो T1 T2 बराबर हो, ये जरूरी तब आपको पूरे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। जो मैं बोला चमका। इस बार फिर एक और सवाल तेरे को दूंगा जो तेरे को ही करना होगा, देखिए ध्यान से। तो अब बैच चेंज हो जाएगा यार, पैसे आज ही खर्च कर लेने चाहिए, है ना? क्या कहते हो यार? नहीं कर। इधर 10 kg कोई बुराई वाली बात नहीं। मान लीजिए वापस ये डायग्राम बनाओ। मैं सवाल ये बोलता कि यहाँ पर ये 10 kg का ये है, यहाँ से इधर कोई ब्लॉक रख दिया इसके ऊपर, ठीक, जो मान लो 2 kg का है। कितने का है? जो मान लीजिए कि 2 kg का है, ठीक है। और ये रखा गया मान लो यहाँ से सपोज 2 मीटर की दूरी पर,
अब T1 T2 सेम है अलग अलग है? बताओ कितने कितने। इसी रॉड पर वापस डायग्राम बना लो, है ना, 2 kg का ब्लॉक रख दिया, चलो इधर देखो, इधर देखो सब लोग, क्या T1 प्लस T2 ऊपर लग रहे हैं, नीचे कौन कौन सा फोर्स है? 100 और क्या 20? यार आवाज नहीं आई यार। क्या T1 प्लस T2 इक्वल टू 120? कोई बुराई वाली बात, कोई कष्ट वाली बात, सिंपल। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू 120 आ गया, एक इक्वेशन निकल आई, दूसरी इक्वेशन के टॉर्क से निकल के आएगी, क्योंकि अगर सिंपल रॉड रखी हुई है तो इक्विलिब्रियम में तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और रोटेशन इक्विलिब्रियम भी होना। क्या रिस्पांस कब आ रहा है? हाँ ना बोलिए यार। ऐसा दूसरा सवाल नहीं कराऊंगा आपने, बस हो गया बहुत है। अगर अपन ध्यान देंगे तो इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर ले तो इसके अबाउट भी कर सकता है, जिसके अबाउट तुझे अच्छा लगे। मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने इसके अबाउट ले लिया। इसके अबाउट लेंगे तो T2 का टॉर्क, T2 का टॉर्क 20 का टॉर्क, क्या 20 × 2 40 बाहर, 20 × 2 40। अरे नहीं आया तो मैं तो हमेशा ऐसे करता हूँ, ऐसा अंदर वाला एक तरफ, बाहर वाला एक तरफ। क्या बाहर वाला 40 है? मान लीजिए 40 आया। 100 का 100 × 5 500, बाहर अंदर, बाहर अंदर, तो 40 भी बाहर, 500 भी बाहर, कोई बुराई वाली बात। T1, अरे T1, क्या T1 × 10 अंदर, T1 × 10, तो क्या इक्वल्स टू T1 × 10, 0 ने 0 को, सही तो कर रहा हूं मैं यार, अरे सही तो बोल रहा हूं। तो T1 की वैल्यू कितनी आई? 54। अगर T1 की वैल्यू आई 54 तो T2 की वैल्यू कितनी आई? 66 न्यूटन, 66। कोई बुराई? अरे सोच लो। चलिए एक और ऐसा कराऊं कि बात समझ आ गई? अरे पक्की बात? मन में ऐसे विचार तो नहीं आ रहे सर, रॉड ने जो नॉर्मल लगाया ब्लॉक पे वो कहाँ गया? अरे रॉड ने जो ब्लॉक पे नॉर्मल लगाया वही तो 20 है यार, तुम्हें नहीं आया यार। रॉड ने जो ब्लॉक पे नॉर्मल लगाया है, जो ब्लॉक ने रॉड पे नॉर्मल लगाया वही तो 20 न्यूटन है। इसमें कोई शक वाली बात? मुझे लगा तुम्हें आया। इसको थोड़ा सा इधर ऐसे थोड़ा सा चेंज ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब रॉड को है ना, मान लीजिए रॉड लेते सिंपली, वेट वेट नहीं लगाते, पर रॉड को है ना बिल्कुल फिक्स्ड एंड पे नहीं बांधते। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एक रॉड है, ये आए जा रहे हैं, क्या है ये? मास M लेंथ L, मास M लेंथ L, मान लीजिए टोटल लेंथ L है, ये ऐसे है, यहाँ पे T1 लग रहा है, कितना लग रहा है? T1। मैं आपको बोलूं कि एक और स्ट्रिंग बिल्कुल एंड पे नहीं बांधी, यहाँ कहीं बांधी है, T2 आपको निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी L/4 है। सवाल समझ में आया? रॉड है, मास M लेंथ L की, और उसको बिल्कुल एंड पे नहीं बांधा। क्या T1 T2 सेम होंगे अलग अलग? तो निकालिए। हाँ देखिए, कर सकते हो तुम लोग, घबराओ मत, कर सकते हो। तो आज सवाल ही होंगे ज्यादा, इसलिए और हर वैरायटी का एक सवाल कराऊंगा, एक से ज्यादा वैरायटी कराऊंगा पर, है ना। देखिए इधर देखिए सब लोग, क्या फिर से T1 + T2 = mg? भाई इसमें तो कोई शक वाली बात भाई, जो वर्टिकल फोर्सेस है वो तो बैलेंस हो गए, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं, तो T1 + T2 = mg। बहुत बढ़िया साहब, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, सुंदर लगा। अब देख T1 + T2 = mg। अच्छा और क्या करें? देखिए अगर आप बहुत ध्यान दो तो सोच कि T1 + T2 = mg हो गया, वही टॉर्क बैलेंस करते हैं, इसके अबाउट कर लो। T1 का टॉर्क देखा रिस्पॉन्स, mg का टॉर्क सब लोग बोलेंगे क्या? mg × L/2। अरे सेंटर, कई बच्चों ने ऐसे तो नहीं इन दोनों के बीच में सेंटर मास लगा दिया। अरे सेंटर मास तो रॉड का सेंटर होगा,
स्ट्रिंग्स के बीच की दूरी के सेंटर से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो टॉर्क लगा mg इंटू एल बाई टू, कितना लगा mg इंटू एल बाई टू। हाथ चलाओ, किधर, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर, बहुत बढ़िया साहब। तो टॉर्क लगा mg इंटू एल बाई टू, mg इंटू एल बाई टू, mg इंटू एल बाई टू इक्वल टू mg इंटू एल बाई टू इक्वल टू, अरे सब लोग बोलो, mg इंटू एल बाई टू, mg इंटू इक्वल टू क्या t1 इंटू 3l बाई 4, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 3l बाई 4 है, इक्वल टू t2 इंटू 3l बाई 4। देखो मास्टर को गलती तो नहीं कर रहा है, l ने l को मार दिया, t2 की वैल्यू कितनी आई 2mg बाई 3, अरे सही कर रहा हूँ ना यार, 2mg बाई 3, t2 की वैल्यू 2mg बाई 3 आ गई, तो क्या t1 की वैल्यू mg बाई 3, t1 की वैल्यू खेला खत्म, खेला खत्म। मुझे एक बात बता, अब रॉड में इधर उधर उधर इधर कहीं पे भी बांध दूं, क्या सवाल कर सकता है? मैंने तीन ही सवाल कराए, पहला तो बिल्कुल आसान था और दोनों अलग अलग वैरायटी कराए। अगर मैं रॉड बांध लूं, दोनों तरफ एंड पे बांध लूं, बांस कहीं पे भी रख दूं, क्या सवाल कर सकता है? अगर मैं रॉड के भी कहीं पे, अगर मान लीजिए मैं आपसे सवाल देता, बस अपने मन से पूछना, क्या सवाल कर सकते थे? एक स्ट्रिंग यहाँ बांध देता है, एक स्ट्रिंग यहाँ बांध देता है, इसकी लेंथ 10 मीटर ले लेता है, ये दूरी 1 मीटर ले लेता, ये दूरी 2 मीटर ले लेता, क्या तू सवाल कर सकता था? अरे हाँ ना बोलिए, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज होने वाला नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा तो मैं आया नहीं आया। चलिए भाई, एक बात समझ आई। और इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स कैसे, देखिए भाई, देखते हैं कैसे। आइए, ये लैडर प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स? लैडर। आपको समझ में आएंगी, ध्यान से देखिए, इधर देखिए, अच्छा लगेगा आपको। इधर देखिए, लैडर देखिए, लैडर समझते सीढ़ी। अगर तुमने कभी सीढ़ी देखी तो ऐसे रखो आप सीढ़ी को सिंपली, क्या वो टिक जाती? उसे कौन रोक के रखता है? फ्रिक्शन। हम तो नहीं, अगर मान लीजिए ऐसे रखिए तो फ्रिक्शन ऐसे टेढ़ी रुक जाती है ना सीढ़ी। या तुम्हारे घर में क्रेन ही है? तुम्हारे घर में क्रेन ही है ना? बल्ब बदलना तो क्रेन आती है ना? ऐसी बातें करते हो बिल्कुल, बल्ब ये क्या होगा? पर तुम्हारे बैठ में पढ़ा गया ना, मतलब इस बार फिटिंग में पढ़ा गया, ऐसा लग रहा है बिल्कुल, मतलब पता नहीं कहाँ युगांडा के देहात जंगलों से आए एकदम। लाइट नहीं थी तुम्हारे गांव में? कहीं कह रहे लाइट तो नहीं थी सर, बिजली थी। हाँ, याद आ गई, देखा आपने? अरे कौन सी वाली बिजली आप समझ रहे हो? साला हमारे चक्कर में साला सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए, मेरा धन भ्रष्ट हो गया साले। एक लेटर ले ली, क्या ले ली? लेटर ले ली, बहुत बढ़िया सा। तो लेटर ले ली, अच्छा लगा सा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा मान रहे हैं हम, किधर वाली दीवार पे कोई फ्रिक्शन नहीं, पर यहाँ फ्रिक्शन है। अब होता क्या, मान लीजिए रॉड है, मास m, लेंथ l, ऐसे। अगर आपको याद हो एमएलएम में अपन ने बताया था नॉर्मल रिएक्शंस कैसे लगेंगे, कुछ याद है? बोल कैसे लगेंगे, बोले आप। क्या यहाँ पे नॉर्मल n1 ऐसे, क्या यहाँ पे नॉर्मल n2 ऐसे? अगर अपन बात करें, मान लीजिए एकल थीटा है, कोई बुराई वाली बात तो जनरल केस आपको सॉल्व कराता हूँ, परेशान होने की आवश्यकता बहुत ध्यान से देखिए, फिर टफ वाला सवाल आपसे कराऊंगा, अगर आप बहुत ध्यान देखो। ये डेटा ले लूँ, चलो ऐसे क्या जनरल कर देता हूँ लोग। वैसे क्या नीचे mg लगा, क्या mg सेंटर ऑफ मास पे लगता है? mg कहाँ लगता है? अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जब ये रॉड, जब आप लेटर ऐसे रखोगे, क्या ऐसे स्लिप करना चाहेगी? तो इसे रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। अगर ये रुकी हुई है तो क्या फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा? स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक, शाबाश। स्टैटिक से लगेगा क्यों रुकी हुई है? स्टैटिक से लगेगा क्योंकि रुकी हुई है। अगर आप लेटर का डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, लेटर के डायग्राम में इधर फ्रिक्शन बनेगा, इधर N2 बनेगा, इधर mg बनेगा, नहीं आया, इधर N1 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये लेटर इक्विलिब्रियम में है? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों, कोई शक वाली बात नहीं है। ध्यान से देखिए तो तीन वेरिएबल आपको नजर आ रहा है, N1, N2 और F। N1, N2 और कोई शक वाली बात? अरे सोच लो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हॉरिजॉन्टल में अगर फोर्सेस बैलेंस करो तो N1 बराबर है, N1 बराबर नहीं आया। और ऐसे आप वर्टिकल में अगर बैलेंस करो तो N2 बराबर Ng। क्या दो इक्वेशन निकल आई? क्या एक और इक्वेशन चाहिए? अगर इक्विलिब्रियम में तो टॉर्क की इक्वेशन होनी
क्या टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट 0 होना? तो कोई भी ऐसा पॉइंट चूज कर लो जहां से टॉर्क लिखना आसान हो और कुछ और 0 हो जाए तो क्या आसान रहेगा? बोलिए इसमें कौन सा पॉइंट चूज करूं जहां पे टॉर्क 0 हो जाए? क्या सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है? बाकी और किसी पॉइंट के अबाउट भी अगर आप टॉर्क 0 करोगे तो आंसर आ जाएगा, पर क्या शायद लंबा हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो इसके अबाउट आप टॉर्क 0 कर लीजिए। N2 का टॉर्क, F का टॉर्क, Mg का टॉर्क। अब याद करो टॉर्क ले लेंगे 3 तरीके, RF sin थीटा, RF परपेंडिकुलर, R परपेंडिकुलर F। याद है? भूल गया? जो अच्छा लगे उससे बोलिए, डायरेक्शन बताइए। Mg का टॉर्क, सब लोग बोलेंगे Mg का टॉर्क। अरे बोलो Mg का टॉर्क। क्या ये Mg? क्या थीटा? अरे हाँ ना बोल। क्या ये R परपेंडिकुलर? क्या ये L/2? क्या ये L/2 cos थीटा? क्या L/2 cos थीटा R परपेंडिकुलर हो गया है? क्या सबको समझ आया है? बोलो Mg का टॉर्क अंदर बाहर, अंदर बाहर। क्या Mg L/2 cos थीटा? Mg L/2, तो Mg L/2 cos थीटा इज द टॉर्क बाहर के अंदर। N1 का टॉर्क बोलेंगे। पहले तो अंदर बाहर। क्या अंदर? अरे हाँ ना बोल। सोच लो। अब तेरी इच्छा हो तो R को रिजॉल्व कर ले, तेरी इच्छा हो तो N1 को रिजॉल्व कर ले। क्या ये थीटा, ये थीटा, क्या ये N1 साइन थीटा? बोल यस और नो। क्या N1 साइन थीटा इंटू L? N1 साइन थीटा इंटू, तू R को भी रिजॉल्व करता था, क्या ये L है तो क्या ये N1 के परपेंडिकुलर L साइन थीटा है? जैसे तुझे अच्छा लगे। खैर हम लिखते हैं N1 साइन थीटा इंटू L। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया नहीं आया। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो N1 की वैल्यू निकल के आई Mg L/2 cot थीटा। अरे यार Mg L/2 cot थीटा। L कट गया ना, पागल हो गया बिल्कुल ही। Mg/2 cot थीटा, Mg/2 cot। N1 आ गया तो क्या N2 भी आ गया? क्या N2 तो पहले ही आ गया? अरे तुम्हें नहीं आया। और N1 आ गया, N1 किसके बराबर है? F। लॉजिकली सुन ले, अगर थीटा दिया होता मैं 37 डिग्री, मान लीजिए सवाल दिया 37 डिग्री, मान देता 10 किलो के सवाल कर सकता था। कोई खास बात नहीं है। इतना फ्रिक्शन चाहिए जो चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से। क्या यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल μN2 है? क्या है? अरे नहीं आया। क्या है? μN2। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। क्या N2 की वैल्यू Mg है? N2 की वैल्यू Mg ने Mg को, अरे नहीं आया। बोलो मैं शिमला रहा। aja usia asal mulus kala usia करोगे क्या? yes, है ना? फालतू ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। अब देखिए डेटा दे देता हूं और लेटर पे सुंदर कन्या को खड़ा कर देता हूं। चल और उसको होमवर्क में करना उसको ना। आ जाइए, मान लीजिए ये अपनी लेडर है, यहाँ पे फ्रिक्शन निर्धारित रखिए, यहाँ पे फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू 0 रखिए, सफिशिएंट फॉर नॉट स्लिपिंग, ऐसा लिख दीजिए, सफिशिएंट फॉर नो स्लिपिंग, है ना, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, मान लीजिए कि आपकी लेडर है, लेडर का मास कितना ले, 10 किलो ले लेते हैं। लेडर 10 किलो की है और उसकी लेंथ भी 10 मीटर की है।
ये एंगल 53 डिग्री है। और मान लीजिए कि एक सुंदर कन्या, कौन? सुंदर कन्या 50 किलो की, 80 किलो की कौन सुंदर कन्या आएगी? इधर देख, सुंदर कन्या 50 किलो की, कितने की? मान लीजिए यहां से 2 मीटर नीचे, बोलो क्लियर है? लेटर पे खड़ी हुई है, क्या इस सारी इक्वेशन में एक और फोर्स जुड़ जाएगा इस जगह पे? और अंतर आने वाला? अगर तुझे समझ नहीं आया, करना यही है अभी भी, करना सुंदर कन्या खड़ी करती है, उससे कोई कॉन्सेप्ट में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? क्या कर सकते हो सब लोग? जरूरत तो नहीं पड़ेगी दूसरे की। टाइम पास कर रहा हूँ क्लास में कि घर से कर लोगे? जैसे होमवर्क लिख लो और अपने आसपास वाले दोस्तों से आंसर मैच करा लेना, बस अगले टर्न। होमवर्क लिख लीजिए, करिए मत, अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये बेसिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स और नहीं आ सकती, बहुत आ सकती, पर जैसे हमने एलएम में 2-4 सवाल पहले इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम करते थे, फिर हमने पढ़ा था F बराबर ma। क्या पढ़ा था? जिसे हमने न्यूटन सेकंड लॉ बोला था। क्या बोला था? न्यूटन सेकंड लॉ। अरे सुना है क्या? अरे कभी तो हाँ ना बोलो यार, है ना? तो न्यूटन सेकंड लॉ था, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। असल में फॉर्मूले के पूरे प्रूफ्स होते हैं। वैसे अगर आप ध्यान दो तो F बराबर dp वेक्टर बाई dt में से ही बता रहा हूँ, स्टाइल मारने के लिए आगे आएगा ये थोड़ा सा। अगर आपने कभी सुना हो तो आप जानते हो, तो आपको पता हो कि असलियत में r क्रॉस f क्या होता है? टॉर्क। अरे क्या होता है? क्या होता है? टॉर्क। और असलियत में अगर आपने कभी सुना हो तो एंगुलर मोमेंटम नामक एक चीज होती है। इसमें p क्या है? ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? r क्रॉस p। अभी हालांकि मैं एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, असलियत में l क्या होता है? l क्या चीज है? पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो। जैसे मोमेंटम आपको बता था भाई, जितना ज्यादा मोमेंटम क्या रोकना उतना मुश्किल। फील क्या है मोमेंटम की? मोमेंटम की फील है बहुत ज्यादा मोमेंटम है, मतलब उसे रोकना उतना, मैं तो ऐसे ही समझता हूं। मोमेंटम की फील क्या है? अरे यार, जितना ज्यादा मोमेंटम है उतना ज्यादा मुश्किल है उसे। यस और नो? हो सकता है एक ट्रक 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, क्या उसका मोमेंटम ज्यादा हो सकता है एक साइकिल से जो 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा चल? अरे हाँ ना बोले यार। तो मोमेंटम सिर्फ रफ्तार नहीं है, मोमेंटम सिर्फ मास भी नहीं है। क्या मोमेंटम उनका मल्टीप्लिकेशन? ऐसे ही जब किसी चीज को घूमती हुई को रोकने के लिए कितनी शक्ति चाहिए, यही अंदाजा लगा रहा है कि उसे रोकना कितना मुश्किल होगा। एंगुलर मोमेंटम एहसास देगा। ये कौन एहसास देगा यार? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो जैसे अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो ऐसे लिखा जाता है, तो अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट r से मल्टीप्लाई कर दो मान लो, तो असलियत में जो टॉर्क फॉर्मूला होता है, देख r क्रॉस से मल्टीप्लाई करो तो r क्रॉस f क्या होता है? अरे क्या होता है? अरे क्या होता है? कोई बुरी वाली बात? तो टॉर्क की वैल्यू असलियत में निकल के आती है dl वेक्टर बाई dt। जैसे फोर्स बराबर dp बाई वेक्टर बाई dt होता है ना, अरे यहाँ पे भी आ जाएगा ना r क्रॉस p। क्या जाएगा? तो यहाँ क्या जाएगा? dl वेक्टर बाई dt। तो जैसे फोर्स होता है dp वेक्टर बाई dt, वैसे ही टॉर्क क्या होता है? पूरी चर्चा करूंगा मैं, इसमें परेशान होने की बात आपको आवश्यकता नहीं है। तो टॉर्क इक्वल्स टू dl वेक्टर बाई यार तुम कभी तो हाँ ना बोलो, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे सोच लो। अब वास्तविकता में वजह से l वेक्टर है, ये r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, और ये वो छोड़, उसको फालतू बात करते नहीं करते। याद करते इसमें मास अगर कांस्टेंट था तो क्या हमने इसे ma वेक्टर लिख लिया? क्या लिख लिया था? ma। जैसे याद कर तो हमने नॉर्मल केसेस में जो फॉर्मूला लिखा था वो था F बराबर ma। क्या था? F बराबर ma। ऐसे ही यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है टॉर्क बराबर I, m की जगह क्या आएगा और a की जगह अल्फा। और अल्फा क्या होता था? एंगुलर एक्सेलरेशन, उसे लिखते थे at by r। क्या लिखते थे? अब देख तेरे को तीनों का ज्ञान है। इस फॉर्मूले इतना सा फॉर्मूला लग रहा है तेरे को ये जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसका प्रूफ भी मैं एक बार आगे बताऊंगा आपको, अभी नहीं ले जा रहा हूं उस पर इस फॉर्मूले को तक लाने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई है। क्या मैंने तुम्हें आई निकालना सिखाया? क्या मैंने तुम्हें अल्फा सर्कुलर में निकालना सिखाया? और इतनी जैसे टॉर्क निकालना सिखा रहा था। ये पीछे वाली तीनों में से एक भी चीज गड़बड़ होगी तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएगा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया।
ये बात याद रखना है, दिखने में जरा सा फॉर्मूला है टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, पर इसके लिए तीनों का ज्ञान होना चाहिए। क्या आई का ज्ञान होने के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होने, दोनों थ्योरम याद होनी, अल्फा का ज्ञान या पूरा सर्कुलर में उठाया था, सर्कुलर में अपने पूरी बात पढ़ी थी, अल्फा इक्वल्स टू 80/r, अल्फा इज बेसिकली, अगर अपन ध्यान से देखें तो अल्फा इज बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या चीज, जिसे 80/r लिखा जाता है, 80 इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद टाइम, रेट ऑफ नहीं आया, क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? अरे सोच लो, डर तो नहीं लग रहा है? तो आपका फॉर्मूला भी है टॉर्क इक्वल्स टू, सोच F बराबर एम ए, एम की जगह ए की जगह एफ की जगह टॉर्क। अब सोच एक और जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात, जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी टॉर्क इक्वल्स टू अल्फा, क्या टॉर्क डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन? क्या टॉर्क इस बात पर डिपेंड करता है कि किसके अबाउट निकाल रहे हो? क्या आई भी डिपेंड करता है? इसलिए ऐसा नहीं कि बाय साहब कोई बॉडी है, ये टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा है, टॉर्क बराबर आई सी अल्फा नहीं है। आई सी का मतलब सेंटर ऑफ मास, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्या आई सी के अबाउट है? अगर आपकी बॉडी और यहाँ के अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हो तो आई बी सी के अबाउट लिखोगे? यार तुझे मेरी बात समझ नहीं है यार, बहुत बेसिक सी बात समझने ले, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा में टॉर्क एंड आई शुड बी फ्रॉम द सेम एक्सिस। ऐसा नहीं आई लिया किसी और एक्सिस के अबाउट, टॉर्क लिया किसी और एक्सिस, तो आंसर मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। टॉर्क लिया किसी और एक्सिस के अबाउट और आई लिया किसी, तो आंसर इस फॉर्मूले की बेसिक बात, टॉर्क एंड आई should be from the अरे नहीं आया, should be from the same axis और पॉइंट, जो आप बोलो उसमें से कोई खास बात नहीं है। क्या पॉइंट और एक्सिस का डिफरेंस भी मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा एक्सिस में आपके लिए परेशान करेगा नहीं, पर अगर कर ले तो हमें क्लैरिटी होनी। अरे पक्की बात, सोच लो, बस इतना उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। मेनली हम लोग सवालों की तरफ चलना, अभी इतना उतार लो बस, ये तुम्हें आगे और फील आने लगे। मैंने अभी फॉर्मुलेशन लिखा दिया ताकि आप कभी रिवाइज करोगे तो आपको ठीक लगेगा। हो गया क्या? कोई बुराई वाली बात नहीं। तो बेसिक अपन इस पे बात कर रहे हैं अभी, टॉर्क इक्वल्स टू, क्या आप मन से पूछ, फिर कह रहा हूं ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब लगाना आ सकता है जब अपने को तीनों चीजों का ज्ञान, वरना नहीं आ पाएगा 110%। खैर, सो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस फॉर्मूला। देखिए कैसे, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। मैं उससे पहले आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं क्योंकि ये काम में आएंगी, बेसिक सी बातें हैं, मैं आपको छोटी चीज बता देता हूं। याद कर, मैंने तो ये पहले, हालांकि जब मैं मोमेंटम ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था तभी मैंने आपको बता दिया था। मान लीजिए कोई भी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन याद है, भूल गया? रिजिड बॉडी याद कर, मैंने आपको बोला था कोई भी बॉडी अगर रिजिड बॉडी घूम रही है ओमेगा से, तो याद कर इसकी काइनेटिक एनर्जी अपन ने प्रूव करी थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कुछ याद है? कुछ याद है? मैंने यहीं से मोमेंटम ऑफ इनर्शिया सिखाया था। अरे याद है, भूल गया? तो कोई भी बॉडी अगर फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रही हो, कोई भी बॉडी अगर फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है? क्या होती है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया। बिफोर एंट्री एनी टॉक सवाल और एनी सिंपल सवाल, देखिए मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपकी एक रॉड है, ये हालांकि तौर पर एनर्जी का सवाल है, ध्यान से सुनना अच्छे से। मान लीजिए कि एक रॉड है, मास m, लेंथ l, मैं इसे रिलीज कर दूं, क्या ये नीचे आएगा, इसकी ओमेगा बढ़ेगी? यार बेकार रेस्पॉन्स है। क्या ये नीचे आएगा, इसकी ओमेगा बढ़ेगी? तीन के साथ सुन ले, बहुत बेसिक सी बात, ध्यान से देख अच्छे से। तो रिलीज कर दिया मास m, लेंथ l, क्या ये नीचे आएगा तो इसकी ओमेगा बढ़ेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जब ये नीचे आ गया तो इसकी क्या ओमेगा हो गई, बताओ कैसे निकालोगे? क्या एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं? अरे बॉब वाला ही तो सवाल है। अरे बॉब वाले टाइम पे नहीं बताया गया क्योंकि उसमें आई नहीं आता। ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बिल्कुल अलग है। क्या बॉब इज अ पॉइंट मास? बॉब इज अ, ये थोड़ा अलग है, इसलिए इसको यहाँ पढ़ाया जाता है, इसलिए इसको, पर कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। अगर रॉड ऐसे आई तो बताइए सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया? अरे पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन करते कितने थे? क्या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? रॉड की पोटेंशियल एनर्जी घटी कितनी? तुम्हें समझ नहीं आया? mg। अरे क्या रॉड पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है? नॉर्मल रिएक्शन का कोई वर्णन होना पॉसिबल क्योंकि वो तो हिंज वाली जगह से पास कर रहा है। अरे नहीं आया। अगर अपन ध्यान से देखें तो रॉड पर फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन पर नॉर्मल रिएक्शन का कोई वर्णन, और अगर नॉर्मल रिएक्शन का वर्णन क्यों नहीं है बताइए?
क्या नॉर्मल रिएक्शन हिंज वाले पॉइंट से पास कर रही है? और उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट, तो उनका वर्णन होना पॉसिबल? अरे तुम्हें समझ नहीं आया? बोलो क्लियर है? सिर्फ ग्रेविटी ने काम करा तो ग्रेविटी अपनी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो लिख सकते हैं U इनिशियल प्लस K इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। और रिजिड बॉडी के केस में और ग्रेविटी के केस में क्या हम अपने सेंटर ऑफ मास को यूज ले सकते हैं? हाँ, क्या सेंटर ऑफ मास पहले यहां पर था, बाद में यहां गया, तो क्या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgl/2? ये एनर्जी गई कहां? पर क्या रॉड की करने की एनर्जी हाफ mv² की हाफ I ओमेगा स्क्वायर? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgl/2 इक्वल्स टू हाफ I किसके बाहु? अब इंपॉर्टेंट बात, I इसके बाहु। I इसके बाहु, इसके बाहु। I इस वाले फॉर्मूले में I इज अबाउट सेंटर ऑफ मास और हिंज करेक्ट। अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रही हो किसी हिंज के अबाउट, तो उसकी करने की एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर होती है। I किसके अबाउट? सेंटर मास से कोई लेना देना? छोटे छोटे से कंफ्यूजन है जो क्लैरिटी से आने। तो I किसके अबाउट? कंफ्यूज मत हो ना, तो बोल यहाँ पे I क्या लिखूं? सब लोग बोलेंगे ml² देख क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज आया। ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आ गया जो भी आना था। मैं दूसरी वैरायटी का सवाल कर रहा था कि हॉरिजॉन्टल से ना छोड़ के क्या कुछ एंगल पे छोड़ दो, तो भी क्या सवाल कर सकते हो? ओमेगा निकालना आना चाहिए। तो बेसिकली अभी यूज में आएगा, इसलिए मैं इसको पहले बता रहा हूँ। पहले तो जो मैं बोला चमका, ये सीख लो अच्छे से। उतारो ऐसे एक सवाल तुम्हें देता हूँ, करके बताना, सही गलत मत करना। रफ्तार तेज पागल हो जाओ, मास्टर अपना ही है। हाँ भाई, आइए। मान लीजिए मैं एक रॉड को छोड़ दूं, मास m लेंथ है, बिल्कुल यही सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस मैं जानना चाहता हूँ आपको आया कि नहीं आया। अगर मैं आपको बोलूं कि इस रॉड की क्या ओमेगा होगी जब ये एंगल 53 डिग्री हो चुका होगा, यहां से रिलीज करा गया है, बताइए इस रॉड की क्या ओमेगा होगी जब ये 53 डिग्री गिर चुका होगा? इस रॉड की क्या ओमेगा होगी जब वो 53 डिग्री गिर चुका होगा? बता दो। हो गया? सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन है, कर सकते हो तुम लोग। सेंटर मास आना चाहिए इसके लिए, चीजों का सेंटर मास। क्या रॉड का सेंटर मास सिंपल है, L/2 पर है, तो बिल्कुल कंफ्यूज में तो ये कर सकते हो तुम लोग। चलिए पहले तो सेंटर मास नीचे आया, कितना नीचे गिरा सेंटर मास? अरे कितना गिरा? क्या 53 डिग्री मतलब ये L/2 पर गिरा, तो L/2 cos 37 L/2। यार तुम्हें आया ही नहीं यार। ये सेंटर मास यहाँ से यहाँ आ गया, तो भाई साहब ये L/2 है, तो ये L/2 cos 37, सेंटर मास गिरा कितना? L/2 सॉरी 2L/5। क्या ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी? तो सिंपली लिखा गया mg इंटू 2L/5 इक्वल टू हाफ I की जगह ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब जो भी ओमेगा आया आंसर आ गया, जो भी ओमेगा आया आंसर आ गया। यार तुमसे हुआ नहीं? हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे सोच लो। सिंपल बोलो, क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया सर। एक और ऐसा, तो होमवर्क के लिए लिख लो। ये होमवर्क वाले सवाल होते हैं जिनके आंसर नहीं बताए जाएंगे। आसपास वालों से बैठ करो, आगे बढ़ो। मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि रॉड को छोड़ा हॉरिजॉन्टल से नहीं, ऐसे छोड़ा इधर 37 डिग्री से, ये ऐसे मास m लेंथ है। बताइए इसकी क्या ओमेगा होगी जब ये रॉड वर्टिकल हो जाएगी?
क्या आप सब लोग कर सकते हैं? ट्राई करिएगा, घर पे करिएगा। अब देख, तो यार तो अगर मान लीजिए कहीं से भी छोड़ो, कहीं पे भी पूछो, क्या ओमेगा निकाल सकता हूँ? तो डल रिस्पॉन्स आ रहा है। क्या ओमेगा निकाल सकता हूँ? हम बेसिक इलस्ट्रेशंस करते हैं। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा के, टॉर्क इक्वल्स टू, फिर इस तरह के सवालों पे आएंगे, देखते हैं। आइए देखिए बेसिक इलस्ट्रेशन किस तरह के, देखो ध्यान से। मान लीजिए अभी पहले कुछ सवालों में हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड फ्रिक्शनलेस। हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में चीजों को रखेंगे और वो फ्रिक्शनलेस होगी। ध्यान से देखिए, सब मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपकी एक रॉड है ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक सवाल पूछता हूँ, चलो मान लीजिए जैसे बोलूं कि इसकी लेंथ है ना 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर। और मैं आपसे बोलूं कि इधर से 2 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? अपन ने इसे हिंज कर दिया। क्या कर दिया? हिंज। और मैंने आपको बोला कि इस रॉड का मास 10 किलो है। कितना है? 10 किलो। और मैं आपको बोलूं कि इस पे फोर्स हमने ऐसे लगाया, कंफ्यूज मत हो ना, इस पे फोर्स हमने ऐसे लगाया, है ना। बेसिक ज्ञान आपको, टॉर्क ढंग से लिखना आना चाहिए, आई ढंग से लिखना आना, तभी आप अल्फा निकाल, तो दोनों का ज्ञान चेक होगा। मान लीजिए आपने फोर्स ऐसे लगाया, फोर्स मान लीजिए 100 न्यूटन है। कितना है? मैं आपसे पूछूं ये एंगल मान लीजिए 37 डिग्री है। क्या आप अल्फा बता सकते हो? क्या आप अल्फा बता सकते हो? बताइए। सवाल सबको समझ आया है? करिए, कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस करिए। दो मीटर, ये 2 मीटर है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी, हिंज की दूरी यहां से लेकर यहां तक की 2 मीटर है। चलो इधर देखो, नहीं हुआ ना तुमसे? भाई फॉर्मूला यही लगा ना, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। तो टॉर्क अलग निकालो, आई अलग निकालो, और दोनों तुम्हें निकालने आते हैं। ध्यान से देखिए, क्या तुम रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो? कहां से शिफ्ट करेंगे? कौन सी पैरेलल एक्सिस, कौन सी थ्योरम लगा के करोगे? यार तुम्हें आया ही नहीं। एम एल स्क्वायर बाय 3 से शिफ्ट करूं कि एम एल स्क्वायर बाय 12 से? एम एल स्क्वायर बाय 12 क्यों? तो क्या जो आई की वैल्यू है मेरे हिसाब से पता है कितनी है? एम एल स्क्वायर 10 इंटू 10 स्क्वायर, गंदा सा आंसर आएगा। 10 इंटू एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस 10 इंटू 3 स्क्वायर। अरे 2 है ना, तो ये 3 हुआ ना यार। ये सही तो कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से मैंने सही लिखा है। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। ये आ गया आपका आई। दूसरी बात आई टॉर्क। इस एक्सिस के अबाउट फोर्स तो सिर्फ एक ही लग रहा है, 100 का कौन सा कंपोनेंट है जो टॉर्क लगाएगा? यार तुम्हें आया नहीं यार। 100 का इधर कितना? 80, और इधर कितना? 30, 60 का कोई रोल नहीं है। घुमाएगा कौन? टॉर्क कितना होगा? 80 इंटू, अरे नहीं आया, तो टॉर्क हुआ 80 इंटू 8। तो टॉर्क यहां रखो, आई यहां रखो, अल्फा निकाल लो। मैं नहीं बता रहा। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। इसीलिए कह रहा हूं पुराना ज्ञान आना चाहिए, नहीं तो सवाल नहीं कर पाओगे आप। आई निकालना आना। अब इसमें कौन सा टफ आई था भाई साहब? इसमें कौन सा टफ टॉर्क है? टॉर्क बेसिक आना चाहिए, आई बेसिक आना चाहिए। लिखो आंसर आए। देख, डिस्क, कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस, बोलो क्लियर? एक डिस्क ले ली। क्या ले ली? डिस्क ले ली। मैं देर से बोलूं कि डिस्क को इस एक्सिस से हिंज कर दिया। देखना ध्यान से, यहां से कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल। हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिस्क रखी, यहां से फिक्स कर दिया, बात कीला ठोक दिया। और इस पे ना ऐसे फोर्स लगाया, इसका रेडियस r ले लो, मास m ले लो, और है नो ऐसे फोर्स लगाया, और है नो कितना लगाया? 45 डिग्री पे लगाया, मान लीजिए 20√2। क्या तू अल्फा लिख सकता है? लिख तो।
डरना मत, बस घबराना मत। ऐसे मत देख कभी डिस्क आ जाती है, कभी रॉड आ जाती है। वो तुम्हारे लिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें लिखना आना। टॉर्क को अलग तरीके से देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अलग तरीके से देखिए, और कॉन्फिडेंस रखिए कि हमें दोनों निकालने आते हैं। अगर दोनों निकालने आते हैं तो फॉर्मूला लगाना भी आता है। इधर देखिए सन्नाटो के सरदार, इधर देखिए। पहले मेरे को बताओ आई कितना है? क्या ये mr²/2? क्या mr²/2 प्लस mr²? क्या आई के लिए 3/2 mr²? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा टॉर्क के लिए ध्यान देंगे तो क्या ये अपना r 2r हो गया? अरे नहीं आया। अगर ये अपना 2r हो गया तो फोर्स से कंपोनेंट करेंगे, इधर आएगा 20 और इधर भी आएगा 20। कौन घुमाएगा? ये 20 की ये 20, ये वाला टॉर्क कितना होगा? 20 into r की 2r। अरे क्या टॉर्क और आई सेंटर के अबाउट मत लिख देना। टॉर्क सेंटर के अबाउट लिखते हैं कि हिंज के अबाउट? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा में टॉर्क एंड आई शुड बी फ्रॉम द सेम एक्सेस, फ्रॉम द सेम एक्सेस। तो लिखा गया भाई 20 into 2r इक्वल्स टू 3/2 mr² into अल्फा। r ने r को मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। नहीं आया तो मेरा तो आंसर आया 80/3 mr। 80/3 हुआ थोड़ी तुमसे? अरे पक्की बात। एक और कराऊं ऐसा की बात समझ आ गई? मैं तू और बोलेगा तो मैं करा दूंगा। मुझे क्या है, होमवर्क लिख ले चाहे तो ले, मर। ये देख स्क्वायर ले ले। स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है कि भूल गया? साइड ए साइड ए साइड ए स्क्वायर प्लेट। ओई 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 ओई, अरे तुम्हें नहीं आया। फोर्स ऐसे लगा दो एफ। क्या फिर से सवाल कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर लेना है। स्क्वायर है वो, कुछ भी बनाओ कुछ भी करो, उसमें क्या है? फील आनी चाहिए भाई साहब। आ गई सर, फील आ गई बिल्कुल कि अपने बस का नहीं है। कर पाओगे? यार मुझे लग नहीं रहा तुम्हें आया। आया नहीं आया? अब जो थोड़ा अच्छे सवाल और होते हैं इसमें वो होते हैं रॉड इन अ वर्टिकल प्लेन। रॉड इन अ, हेडिंग डाल ले, रॉड इन अ वर्टिकल प्लेन। थोड़े स्टैंडर्ड होते हैं, ध्यान से सुने। रॉड इन अ वर्टिकल प्लेन या ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी इन अ वर्टिकल प्लेन। ध्यान देखिए कैसे। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक रॉड है ऐसे, कुपाच 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 कुपाच, बोलो क्लियर? एक रॉड है, मास m, लेंथ l। मैं बताऊंगा इसे, ध्यान सुनना। पहला सवाल है, पहला सवाल थोड़ा अच्छा पूछ जाता। रहने दो, ये अच्छे वाले मुझे पता है कौन है। मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा, डायरेक्ट अच्छा लो, सबको सन्नाटा पहुंचाओ। मास m, लेंथ l। हमने क्या करा, इस रॉड को छोड़ दिया, रिलीज। अब पहला सवाल तो ये होता है कि रिलीज करते ही क्या अल्फा हुआ। पहला सवाल ध्यान सुनना, बढ़िया चीज समझाऊंगा क्योंकि अब उसी को समझ में आएगी बातें जिसको पूरा ज्ञान है पीछे का, बेसिक, जिसको F बराबर है समझ में आता हो, जिसको सारी बातें समझ में आती। ध्यान सुने, हमने इसे छोड़ दिया, हमने इसको पहला सवाल, पहला पार्ट, क्या अल्फा है? क्या मान लीजिए पहला पार्ट आपसे पूछोगे अल्फा निकालिए। सिंपल। क्या हमें इस पे फोर्सेस देखने चाहिए? ये हिंज फोर्स क्या नीचे लगा है mg? क्या सेंटर ऑफ मास पे लगेगा? सिंपल सी बात। और बोलिए, अरे सब लोग बोलेंगे, अरे सब लोग बोलेंगे mg इंटू अंदर बाहर, अंदर बाहर। ओ तो टॉर्क लिखा गया, बोला टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाने वाला हूँ। क्या टॉर्क लिखा गया mg इंटू l/2? क्या सबको फील आ रही है इस बात? mg इंटू l/2, क्योंकि ये दूरी l/2 है, एंगल 90 डिग्री है, टॉर्क आ गया mg इंटू l/2। सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला आई ml²/2 ml²/3 ml²/, अरे सोच लो, अरे कोई बुराई। ml²/3 इंटू अल्फा नहीं आया, l ने l को, m ने m को, बोलिए अल्फा की वैल्यू क्या आई? 3g/2l। कोई बुराई नहीं है, अल्फा आ गया।
अब दूसरा पार्ट में इसने पूछा कि बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इसके हर पॉइंट का इस रॉड का अल्फा इस पॉइंट के अबाउट हर के लिए सेम है कि नहीं है? एक्सेलरेशन अल्फा समझ आनी चाहिए। इस रॉड का हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम है, अलग अलग सेम है, अलग अलग। अच्छा, इसका हर पॉइंट कर क्या रहा है? सर्कुलर। इसका हर पॉइंट कर क्या रहा है? सर्कुलर में दो एक्सेलरेशन होते हैं, रेडियल और नहीं आया। अच्छा, F बराबर ma जब लिखते हैं, F बराबर जब इक्वेशन होती है, अभी तक आपको जरूरत नहीं पड़ी, अब पड़ेगी। F बराबर ma में अभी तक तूने जो बॉडी पढ़ी ना, उसमें तुझे इस बात का डर नहीं लगा कि ए हर पॉइंट का सेम है कि अलग अलग, क्योंकि सबका सेम ही लेते थे आप। वास्तविकता में F बराबर ma में एक किसका एक्सेलरेशन होता है? सेंटर ऑफ मास का। टेंजेंशियल रेडियस से कोई मतलब नहीं उसको। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। Now in rotational motion you will deal with the problems in which the acceleration of every point of the body will be different. So if I have to write down an equation F बराबर ma, of which point I have to take a? Center of mass. ऐसे अगर आप जब मोमेंटम लिखोगे तो मोमेंटम लिखते हो mv, तो v किसका? इसलिए सेंटर ऑफ मास आना जरूरी है। अभी जब ट्राई नहीं सकता, क्योंकि टॉर्क फोर्स के बिना नहीं आ सकता, आई अल्फा सर्कुलर के बिना नहीं आ। F बराबर ma चाहिए होगा, मोमेंटम चाहिए होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन, रोटेशन, ये कंजर्वेशन नहीं आया। खैर, तो F बराबर ma में a किसका? ऐसे मोमेंटम में p बराबर mv किसका? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ये बात अभी तक हो सकता है आपने नहीं ध्यान दी, पर याद रखें। वन ऑफ द यूजेस ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे जब F बराबर ma लिखते तो a किसका होता है? तो सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। कैसे सवाल करेंगे? नहीं आया। खैर, मैं वापस यहाँ आता हूँ। मान लीजिए मुझसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने ध्यान दिया, मैंने अपने बिल्कुल कॉन्सेप्ट से सोचा कि भाई साहब इसका हर पॉइंट सर्कुलर कर रहा है। हाँ, क्या सर्कुलर में दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं? रेडियल और मैंने इस रॉड को देखा, क्या इस रॉड का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा और क्या रेडियल इधर होगा? पर क्या ये रेडियल इस समय 0 है क्योंकि ओमेगा? अरे जब मैंने फोर्स अभी ओमेगा, अगर ओमेगा होती तो क्या ये रेडियल भी आता? ओमेगा होती तो, पर अभी ओमेगा, तो क्या ओमेगा स्क्वायर आर लिखना समझदारी? अरे कभी तो। अब बढ़िया बातें बताऊंगा, गधड़ों का लेक्चर नहीं है। इनफैक्ट अब रोटेशन चलेगा कम से कम 7 लेक्चर और। कितना? 6 लेक्चर में निपटाने की वैसे मैं कोशिश करूंगा, 5 से 6 लेक्चर में। अब गधों का खेल नहीं है, अब गधों का खेल सिर्फ और सिर्फ उसको लेक्चर अच्छे लगेंगे जिसको पीछे का ज्ञान, पर जिसको ज्ञान होगा उसे मजा आ जाएगा कि क्या पढ़ाया है। ये मेरी गारंटी है। उसे कनेक्ट होता हुआ लगेगा पूरी मैकेनिक्स। अरे यार, ये भी मेरी गारंटी है। पर जिसे पीछे का नहीं आता वो अपना मुंह बंद रखना। नहीं, सन्नाटा हो जाएगा। सॉरी क्या होता है? AR0 AT क्या होता है? अल्फा। क्या होता है? क्या अल्फा तो निकाल चुका है? 3G/12 और R कितना? L/2। क्या हिंद से दूरी लेंगे? कहाँ से दूरी लेंगे? हिंद से। L/2 L ने L को तो 3G/4। तो क्या सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आया 3G/4? अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताइए एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास आ गया कि हाँ आ गया, बताइए नॉर्मल ड्यू टू हिंज। नॉर्मल ड्यू टू बढ़िया सर, हिंज से कितनी नॉर्मल लगाइए बताओ इस समय। अब सुन, पहली बार जब भी आप कोई स्ट्रिंग लेते हो, क्या लेते हो? स्ट्रिंग। तो आपको पता होता है कि वो टेंशन किधर लगाएगी, पर जब आप कील ठोक देते हो तो कील इस पे फोर्स किधर लगाएगी? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो हिंज एक ऐसी चीज है जिसके हमेशा 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। अब समझना, जो फील करा रहा हूं पहले अच्छे से समझना, नहीं तो सन्नाटे में चले जाओगे। अब मुझे ये तो पता है कि क्योंकि हिंज द्वारा बॉडी पर लगाया गया फोर्स पता नहीं होता किधर है, तो जो चीज पता नहीं है उसका एक कंपोनेंट लेते हैं कि 2? किस डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या कहीं पे भी ले सकते हैं। क्या परपेंडिकुलर होनी चाहिए? अब हमेशा हमें सोचना होता है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लेना है। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं रॉड का, तो मैं एफबीडी ऐसे बनाऊंगा।
mg लगेगा नीचे, और मुझे पता है कि क्या ए टेंजेंशियल इधर है, तो मैं नॉर्मल ऐसे लूंगा, एक n1 और एक n2। मेरे को कैसे पता पड़ा मेरे को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेना था? मैंने सेंटर मास, मैंने इसको देखा टेंजेंशियल को, इसको देखा। हालांकि आप कोई और भी डायरेक्शन ले लोगे तो भी आंसर तो आएगा, पर क्या वो बड़ा हो जाएगा? मुझे पता है एक डायरेक्शन एक्सेलरेशन की इधर है, क्या एक एक्सेलरेशन जिधर एक्सेलरेशन है क्या उधर की तरफ अगर डायरेक्शन ले लोगे तो क्या सवाल सॉल्व करना आसान हो जाएगा? इसलिए तुम्हें मेरी बात समझ? अच्छा ठीक भाई साहब। अब बात आती है इस डायग्राम को और इस डायग्राम को। ये डायग्राम है एक्सेलरेशन का, ये डायग्राम है फोर्स का। ये किसका डायग्राम बनाया? ये किसका है? अब बताइए हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना है? तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 होना, तो n2 हर बात का लॉजिक होना चाहिए। पहले तो ये जो बोला चमका, पर सोच अगर इस रॉड की ओमेगा होती, अगर इस रॉड की ओमेगा होती तो यार 0, तो n2 0 नहीं आया, तो n2 0। क्या n1 और mg इक्वल नहीं? क्या इस वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? कितना? तो कौन बड़ा होगा, mg की n1? mg की n1, mg की n1। आपको नहीं लगता इक्वेशन ऐसे लिखनी चाहिए, mg माइनस n1 बराबर मास इंटू ए टेंजेंशियल। क्या ये टेंजेंशियल है 3g/4। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बढ़िया कंसेप्चुअल सवाल है, जोरदार। अब जो भी mg के लिए mg मैंने 3g/4 यानी क्या आया, n1 की वैल्यू आई mg/4, mg/4 ये n1 है। ये तुम्हारे प्राण प्रखेरु, सोच लो, फील आई थोड़ी थोड़ी, पक्की बात। बढ़िया समझ लो। एक बात भी इसमें समझ नहीं आई ना, बेझक पूछ लेना भाई साहब, क्योंकि कंसेप्चुअल वाले सवाल करा रहा हूँ, अब मजा आएगा, बढ़िया शानदार। फिर कह रहा हूं समझ के उतारिए, कुछ समझ नहीं आए बेझक पूछिए अपने ही मास्टर घर का, डाउट पूछने मत शर्माइए। ज्यादा क्या होगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा, नीचे फेंक दूंगा, नीचे से ऊपर जाएगा, पर ऊपर तो कम से कम डाउट क्लियर होके जाएगा। तू मत टेंशन ले, तेरे को नीचे फेंको तू तैरती तैरती जाएगी हैं, ग्रेविटी फ्री है। तू ये बहुत बोल रहा है। अब सुनो, इसको तसल्ली से करते हैं, जल्दबाजी नहीं। बिल्कुल सेम सवाल दे रहा हूं, पर अब हॉरिजॉन्टल से नहीं छोड़ रहा हूं, अब हॉरिजॉन्टल से एंगल पे छोड़ रहा हूं। आपको तीनों चीजें बतानी इसी सीक्वेंस में, और ट्राई करेंगे सब लोग, फिर मैं बताऊंगा। अब आप रॉड को छोड़ो, सपोज मास m लेंथ l, आप रॉड को छोड़िए सपोज 37 डिग्री से। कितने से? 37 डिग्री से छोड़ दीजिए रॉड को, मास m और लेंथ को। ठीक है, सेम सवाल। अल्फा बताइए सबसे पहले, अल्फा AC और फिर नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा सवाल है, आसान नहीं है ये। सबसे पहले सब लोग अल्फा निकालेंगे, पहला पार्ट। तो दूसरा तीसरा छोड़ दीजिए, पहले सब लोग अल्फा निकालिए। अल्फा में गलती कर दो तो नीचे सब गलत हो जाएगा। पहला पार्ट करिए पहले सब लोग अल्फा। अल्फा पहले अल्फा। इधर देखिए सब लोग, क्या mg नीचे लग रहा है यार? बेकार रेस्पॉन्स यार, mg कहाँ लग रहा है? क्या अल्फा निकालने के लिए टॉर्क लिखना पड़ेगा? टॉर्क इक्वल्स टू आई है। तो टॉर्क के लिए क्या mg का यही कंपोनेंट की कोई कंपोनेंट लेना पड़ेगा? लेना। क्या ये 37 डिग्री है, तो क्या ये 53 डिग्री है? ये एंगल कितना है? अरे ये क्या ये 37 है, ये 53 है, ये 37 है, ये अरे हाँ ना तो बोल, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या 53 का मतलब क्या mg का इधर कंपोनेंट आएगा? mg यानी कि 4 mg/5।
अरे कितना आएगा, और इधर कितना आएगा 3 mg/5। देखना कैलकुलेशन में एरर नहीं कर रहा हूं मैं। कौन घुमाएगा 3 mg/5 4 mg/5? यार तुम लोग अब इधर टॉर्क का सिंपल सवाल है ना। कौन घुमाएगा 3 mg/5 4 mg/5? टॉर्क क्या लिखेंगे 4 mg/5 into L/2, 4 mg/5 into L/2। टॉर्क लिख लीजिए 4 mg/5 into L/2। आई कितना सब लोग बोलेंगे क्या एंड चाहिए हिंज है तो ml²/3 into अल्फा, ml²/3 into अल्फा। ओ तो L ने L को, M ने M को, एक को, तो मेरे हिसाब से आंसर आया अल्फा का 6g/5l। मेरा आंसर तो कितना है 6g/। यार तुम्हें नहीं आया एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर मास बताइए। बोलो अरे कितना, अरे आसान है तो क्या है यार इसमें। क्या सेंटर मास एक्सेलरेशन के सिंपली ऐसे देखें, अपनी ब्रॉड यहाँ से हिंज है, रेडियल एक्सेलरेशन कितना है, अरे रेडियल कितना है 2, रेडियल 0 है। क्या टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में होगा, क्या टेंजेंशियल की वैल्यू होगी अल्फा इंटू L/2, अल्फा इंटू क्या, अपने को सिंपल समझ में आता है बॉडी हिंज है, बॉडी हिंज है तो जो सेंटर ऑफ मास है सर्कुलर करेगा तो उसके दो एक्सप्रेशन होंगे, ए रेडियल और ए रेडियल 0 है क्योंकि ओमेगा 0 तो ओमेगा स्क्वायर r0 इससे टेंजेंशियल बचेगा, टेंजेंशियल होता है अल्फा। क्या होता है अल्फा की वैल्यू कितनी है, अपन ने अभी निकाली 6g/5l। कितनी निकाली 6g/5l, और l कितना L/2, l ने l को मार दिया, आंसर कितना आया 3g/5। सही तो कर रहा हूँ यार 3g/5, कोई दिक्कत। अब मैं बताऊंगा तीसरा पार्ट, सुन ले ध्यान से वापस, नॉर्मल अच्छा है और इसमें ये ध्यान सुनना। यार तुम लोग ये नहीं कर पाए, सही बताऊं तो तुमसे ये और ये एक्सपेक्ट कर रहा था। तीसरा पार्ट नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, पर ये और ये होना चाहिए था। अब तीसरा सुन नॉर्मल, फिर सुन जल्दबाजी मत कर। क्या ऐसे सवाल बनाना कोई बड़ी बात है क्या, ये सवालों के लिए मत परेशान हो, बात को समझो। तो ये वो सवाल है, मुझे स्पेशली ये सवाल इसलिए पसंद है क्योंकि बच्चे का सारा ज्ञान पूरा करते हैं। F = mn में लग जाता है, टॉर्क = I अल्फा लग जाता है, थोड़ी देर बाद एनर्जी कंजर्वेशन आ जाएगी, सर्कुलर का ये रेडियल आ जाएगा, ये टेंजेंशियल है ना। तो ये क्या काफी चीजों का ज्ञान बढ़ा देते हैं अपने आप में सवाल, और उनकी रियलिटी में एप्लीकेशन सिखाते हैं बच्चों को। तो 3g/5 ठीक है, ये भी समझ आ गया। ये डायग्राम है एक्सेलरेशन। लेट्स ड्रॉ द FBD। क्या रॉड पर नीचे लग रहा है mg? अभी अपन ने देखा कि mg का इधर कंपोनेंट कितना और इधर कितना, क्या ये पिक्चर एकदम क्लियर है? अब जाहिर सी बात है नॉर्मल रिएक्शन इसकी वजह से। मैंने अभी भी सिखाया कि हिंज के नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन पता नहीं है तो क्या दो डायरेक्शन लेनी चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या सोच के। क्या इस डायग्राम को देखना चाहिए? क्या एक्सेलरेशन ऐसे है तो एक डायरेक्शन ऐसे। यार मुझे लगा तुम्हें आया ये बात की फील आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले लेगा वो सवाल नहीं कर पाएगा, वो भी कर पाएगा पर आंसर बहुत। तो हम इस हिंज पर नॉर्मल रिएक्शन दो तरीके से लेते हैं, एक N1 ऐसे और एक N2 ऐसे। पहली बात आपको समझ में आना चाहिए कि हिंज आया तो दो नॉर्मल रिएक्शन लेनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, पर वो भी ऐसे लेनी चाहिए कि एक एक्सेलरेशन की तरफ होनी चाहिए और एक उसके परपेंडिकुलर। ये सवाल को आसान करेगी, इसमें कोई शक वाली बात। अब इस वाले डायरेक्शन को आप देखिए, इस वाली डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो फोर्सेस बैलेंस होने क्या N2 0 N2 इक्वल्स टू, अब N2 0 हमने देखा इस डायरेक्शन को एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स तो बैलेंस होंगे, फोर्स तो इस वाले डायरेक्शन के लिए N2 क्या हुआ 3 mg/5 से भरे वाह N2 आ गया। क्या ऐसे ही N1 भी आ जाए इस डायरेक्शन को? गलत है क्या? इस वाले डायरेक्शन में एक्सटेंशन है कि नहीं? कौन बड़ा 4 mg/5 की N1? ऐसे कैसे पता पड़ा तेरे को? अरे गॉट माय पॉइंट। तो क्या लिखा गया 4
mg/5 माइनस n1 बराबर F बराबर ma m इंटू 3g/5। क्या यू विल गेट n1 फ्रॉम हियर? आंसर आएगा mg/5। अरे कितना आएगा? तो जो नॉर्मल होगा वो n2 होगा, n1 होगा, या अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर होगा। यार तुम्हें, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, वो उस पर टाइम पास नहीं कर रहे। फिर था जो बोला चमका। कुछ गलत दिखा क्या मैंने? अरे क्या फील के साथ समझ आया है? अब तेरे को क्या मन में आना चाहिए? मेरे बता तू कि 37 डिग्री बोल जा, मैं रॉड को किसी भी एंगल पे छोड़ूं के सवाल कर सकता हूं। ये फील आनी चाहिए, मैं रॉड को किसी भी एंगल पे छोड़ूं सवाल, ये बात होनी चाहिए मन में, तब मजा आए। फिर था जो बोला चमका। उतार, फिर कुछ समझ नहीं आया भेजा पूछ, कुछ समझ नहीं आया भेजा पूछ। शर्मा अहमद अपना ही मास्टर है, घर का फोन करोगे, घर आएगा, पिज्जा लेके। धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट और अच्छे सवाल है। आप बोलो तो इसका एक और अच्छा तरीका बताओ। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब फील वाला, जिसे बढ़िया कहते हैं एकदम। मैं एक बार फिर से आपसे बोल रहा हूँ, थ्योरी मैकेनिक्स की रिवाइज कर लीजिए। अब 5-6 लेक्चर मेरे वास्तविकता में जिसके लिए आप कोटा में से पढ़ने आए वो होंगे, पर वो उसी को समझ में आएंगे जिसको पीछे की बातें, और मजा आएगा। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, मुझे पक्के से बोल, आपको फील आई करेक्ट। क्या ये अच्छा लग रहा है? लग रहा है कि लग रहा है? रियल मैकेनिक्स, हालांकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको ले जाने में विश्वास नहीं करूँ, बहुत पागलपन तक हो सकता है, बट फिर भी अपने को एक अच्छे स्तर तक आना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं रिजिड बॉडी की बात बताई थी कि रिजिड बॉडी पे किसी भी एक पॉइंट पर बैठकर दूसरे पॉइंट को देखें तो अल्फा सेम होता है, अल्फा ओमेगा सब सेम होता है। बताई थी कि नहीं बताई थी? क्योंकि रिजिड बॉडी तो उसकी किसी भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती। रॉड रिजिड बॉडी है कि नहीं? अच्छा, थोड़ी सी बढ़िया एक बात, कंसेप्चुअल अगेन, मैंने कह रहा हूँ ये मेथड गलत है, ये तो बढ़िया है ही। एक और थोड़ा सा अलग तरीके से कराया जा सकता है। तू सोच, तो चीटा बन के सेंटर मास में बैठ जा। तो चीटा बन के कहाँ बैठ जा? चीटा बन के कहाँ बैठ जा? तू जहां बैठा है वो रुकी हुई चीज है कि चल रही है? मतलब वास्तविकता में चल रही है कि रुकी हुई है? इसका एक्सप्लेनेशन है। मतलब तू जिस फ्रेम में बैठा है वो इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल? तो सूडो, पर सुंदर बात यही होती है कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ के हमेशा रोटेशन के सवाल करे जाते हैं, तो टॉर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता उसे बताता हूं। क्योंकि सूडो फोर्स जब लगता है वो कहां लगता है? आप सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क लोगे, और सूडो किसके अबाउट लगेगा? तो सूडो वहीं से तो पास करेगा, तो उसका टॉर्क का इंपैक्ट। तुझे मेरी बात समझ? अब किसी ने बोला मैं तो चीटा फ्रेम, कौन सा फ्रेम? या सीओएम फ्रेम, कौन सा फ्रेम? उसने देख क्या बोला, उसने बोला सीओएम फ्रेम में। कौन से फ्रेम में? सीओएम फ्रेम में अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो किसका टॉर्क है? N1 N2। सीओएम सेंटर टॉर्क लिख रहे हैं, सेंटर मास के बहुत टॉर्क लिखो, N1 का, N2 का कि mg का? अरे ये 3 डायग्राम है ना यार, ये अगर सेंटर मास के बहुत टॉर्क लिखो तो किसका आएगा? N2 का, mg का कि N1 का? N2 का 0, mg का टॉर्क किसका बचा? किसका? तो N1 इंटू L/2, N1 इंटू इक्वल्स टू I अल्फा। टॉर्क किसके अबाउट लिया? तो I किसके अबाउट लेंगे? तो ml²/12। अल्फा कितना? 6g/5 है। देख N1 आ गया, देख N1 आ गया। नहीं आया क्या? हाथ हो गया? अरे आया कि नहीं आया? इसका बढ़िया मेथड है, लॉजिकल। फिर से सुन, अब तूने सवाल किस पे बैठ के सॉल्व करा? सेंटर मास के अबाउट अगर तू बैठ गया तो टॉर्क भी उसके अबाउट लिखेगा। तू सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क को I अल्फा लगाना चाह रहा है। मैं इस सी पार्ट को छोटा करने का तरीका बता रहा हूं आपको। यार नहीं आया?
वो उसकी एक कलाकारी दिखा रहे, ध्यान से देखिए। अगर तू सेंटर मास में बैठ जाए तो सेंटर मास के बाद किसका टॉर्क? N1 N2 की mg, क्योंकि N2 का 0 mg का क्या N1 का टॉर्क N1 इंटू N1 इंटू ओहो। अब जब टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखो तो आई किसका? क्या सेंटर मास के बाद रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12? यस सर। और अल्फा में कोई चेंज नहीं है। आंसर। अरे भाई तुम्हें अच्छी चीज पढ़ाने का कोई फायदा है कि नहीं है? अरे सोच लो, कोई बुराई कोई कष्ट उतार ले मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे। अरे हो गया क्या? कोई बुराई सोच लो। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत।